हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को, आज के डेली करंट अफेयर को, और यहां पर हम डिस्कस करेंगे 10 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। एंड तक सेशन को देखिए, आराम से रिलैक्स होकर वॉच कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। आराम से पूरे सेशन को देखिए। क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से आप इसकी पीडीएफ को ले लीजिएगा। तब तक हम चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। देखिए, उल्लास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य उल्लास योजना के तहत कौन सा था? तो उल्लास स्कीम, अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इसका उद्देश्य भारत में 15 साल से ऊपर के जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी कारणवश पढ़ नहीं पाए, जिनमें लिटरेसी रेट नहीं है, उन्हें लिटरेट बनाना उल्लास योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब ये जो लिटरेसी है ना, उल्लास योजना के तहत इसमें लीगल लिटरेसी भी आ जाती है, डिजिटल लिटरेसी भी आ जाती है, फाइनेंशियल लिटरेसी को भी शामिल किया जाता है। तो ऑल ओवर यहां पर उल्लास योजना में इस प्रकार से लिटरेसी को डिसाइड किया जाता है। अभी रिसेंटली भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य चौथा पूर्ण लिटरेट स्टेट बना है उल्लास योजना के तहत। पहला स्टेट कौन सा था, क्वेश्चन हमारा ये है। तो पहला स्टेट है इस योजना के तहत मिजोरम, भारत का पूर्वोत्तर भारत का राज्य मिजोरम। दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य था इस योजना के तहत गोवा। तीसरा था त्रिपुरा, और अब चौथा बना है हिमाचल प्रदेश राज्य उल्लास स्कीम के तहत। आपको पता है इस स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश ने 99.30% लिटरेसी रेट को प्राप्त कर लिया है। 95% के ऊपर लिटरेसी चाहिए होती है, इसने 99% से ज्यादा लिटरेसी रेट को प्राप्त किया है। ठीक है, तो अगर हम सीक्वेंस वाइज देखते हैं तो पहला पूछा गया था मिजोरम, सेकंड हो जाता है गोवा, थर्ड है त्रिपुरा, और अब चौथा सितंबर 2025 में कौन बना? हिमाचल प्रदेश राज्य। मैंने आपको यह समझा दिया कि उल्लास स्कीम के तहत पूर्ण साक्षरता क्या होती है। किसी भी राज्य में 95% से ऊपर, 15 साल के ऊपर के जो लोग हैं, अगर वो लिटरेट हो जाते हैं तो उन्हें उल्लास योजना के तहत पूरे स्टेट को पूर्ण लिटरेसी वाला स्टेट घोषित किया जाता है। 95% से ज्यादा की आबादी जो 15 साल के ऊपर हो, वो किसी भी प्रकार से लिटरेट हो, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, लीगल लिटरेसी हो, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। तो उल्लास स्कीम ये तो समझ में आ गया कि उद्देश्य क्या है। इसे शुरू किया गया था 2022 में इंडिया में। उल्लास स्कीम को 2022 से 2027 तक के लिए इसे लॉन्च किया गया, और उद्देश्य वही, इंडिया में 100% लिटरेसी रेट को प्राप्त किया जा सके। आपको पता है 2022 से 2027 के लिए यह लॉन्च की गई, और 2023 में इसके लिए प्रॉपर एक एप्लीकेशन भी लाया गया था जिसका नाम था उल्लास एप्लीकेशन। ठीक है, तो उल्लास स्कीम के तहत, योजना के तहत भारत का चौथा पूर्ण लिटरेसी वाला स्टेट कौन सा है? तो यह हो जाता है भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य। याद रहेगा, तो ये चारों स्टेट याद रखिएगा। पहला कौन था इसे भी याद रखिएगा। आगे आइए। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। अब तक भारत के कितने ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट का पद भी संभाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। तो अभी भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो यह है सीपी राधाकृष्णन। आपको पता है इंडिया में अभी तक 6 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने आगे चलकर प्रेसिडेंट का भी पद संभाला है। ठीक है, पहले हम न्यूज पर आते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन ये एनडीए के कैंडिडेट थे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। 9 सितंबर को कल वोटिंग हुई थी वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए। एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन ने हराया है इंडिया अलायंस के बी सुदर्शन रेड्डी को। ऑब्वियसली बात है, सबसे ज्यादा जो सांसद है वो क्योंकि बीजेपी या एनडीए के पास है, तो उन्हीं के बने हैं वाइस प्रेसिडेंट। और इस तरीके से अब सीपी राधाकृष्णन इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे। अभी चुने गए हैं, अब इनको नियुक्त किया जाएगा भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आर्टिकल आपको पहले भी बता चुका हूं, जब नेशनल इलेक्शन कमीशन ने डेट डिसाइड की थी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, तब मैंने आपको आर्टिकल के बारे में बताया था। पहली चीज तो ये कि देश में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता कौन है, तो ये करवाता है नेशनल इलेक्शन कमीशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में नेशनल इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। देश में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव नेशनल इलेक्शन कमीशन करवाता है। अब यहां पर वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित प्रावधान है, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। और यह आर्टिकल कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट के सभी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेट मेंबर सभी पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब पूरी पार्लियामेंट के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट करती है क्या? नहीं करती, ध्यान रखना। अगर राज्य की बात होती है तो राज्य का विधानमंडल वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। कौन करता है? केवल पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड सभी मेंबर। ठीक है। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें वाइस प्रेसिडेंट अब बनेंगे। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, भारत के तमिलनाडु राज्य से आते हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी रह चुके हैं, तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं और रिसेंटली ये गवर्नर थे महाराष्ट्र राज्य के। अब ये महाराष्ट्र के गवर्नर का पद छोड़ेंगे और ये बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट। 1998 से लेकर 2004 तक लोकसभा एमपी रहे हैं। इससे पहले झारखंड, तेलंगाना और पौंडीचेरी के गवर्नर के रूप में भी सीपी राधाकृष्णन ने काम किया है। जो वाइस प्रेसिडेंट का देश में इलेक्शन है ना, वो सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट सिस्टम के आधार पर किया जाता है। एक गुप्त मतदान की विधि है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। इंडिया में अगर हम वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं तो सबसे पहले इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सबसे पहले बने थे एस राधाकृष्णन। ये अलग है ना, ये सीपी राधाकृष्णन है, कंफ्यूज मत हो जाना। पहले वाइस प्रेसिडेंट थे एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अच्छा, ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जो कि आगे चलकर प्रेसिडेंट बने हैं, 6 रहे हैं। पहले तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 1952 से 1962 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे और फिर इन्होंने 5 साल संभाला प्रेसिडेंट का पद। सेम जाकिर हुसैन 1967 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे, फिर 2 साल ये प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया। वीवी गिरी, इन्होंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के रूप में काम किया है। फिर आर वेंकटरमन, ये वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट रहे। फिर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक वाइस प्रेसिडेंट और फिर आगे 5 साल प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया। के आर नारायण, अगर इनकी बात करें तो ये 1992 से 1997 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे और फिर इन्होंने 5 साल प्रेसिडेंट का पद होल्ड किया है। तो इस तरीके से ये 6 लोग हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पद संभाला है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत ने 2025 काफा नेशंस कप में कौन सा पदक जीता है? काफा नेशंस कप की बात करें तो रिसेंटली इसका आयोजन किया गया और इसमें इंडिया की फुटबॉल टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन को ही शॉर्ट में काफा कहा जाता है और इसके द्वारा सेंट्रल एशिया के देशों में जो फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजित की जाती है वो काफा नेशंस कप के नाम से जानी जाती है, मतलब फुटबॉल की प्रतियोगिता है। 2025 में यह आयोजित की गई, इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आयोजन कहां हुआ? तो काफा नेशंस कप का आयोजन किया गया था तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में संयुक्त रूप से। लास्ट मंथ एंड में 29 तारीख को यह शुरू हुआ था अगस्त में और 8 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया। इंडिया ने जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो मैच हुआ था ना, उसमें ओमान को पेनल्टी शूटआउट में हराया और ओमान को हराकर इंडिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। काफा नेशंस कप का जो गोल्ड मेडल है वो उज्बेकिस्तान ने अपने नाम किया और
ईरान ने इस प्रतियोगिता का सिल्वर मेडल जीता है। तो गोल्ड किसके पास आया? उज्बेकिस्तान। सिल्वर किसके पास आया? ईरान। और ब्रॉन्ज मेडल किसके पास आया? इंडिया। ठीक है, आयोजन कहां पर? तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो काफा नेशंस कप में, काफा का फुल फॉर्म समझ में आ गया आपको। सेंट्रल एशिया के लिए फुटबॉल चैंपियनशिप है, हर 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। हालांकि इस बार ये सेकेंड ही एडिशन है, मतलब इसके पहले 2023 में इसका आयोजन किया गया था और अब सेकेंड एडिशन 2025 में आयोजित किया गया तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। 8 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। आयोजन कौन करवाता है? सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन इसका आयोजन करवाता है। देखिए, सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन एशिया में फुटबॉल खेलों को गवर्न करने वाली संस्था है। स्थापना 2015 में हुई थी। 6 मेंबर कंट्रीज है इसमें, और रुस्तम इमोमाली जो कि तजाकिस्तान से आते हैं, इस संस्था के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष के पद पर हैं। ओके, तो इसी के द्वारा काफा नेशंस कप का आयोजन किया गया फुटबॉल टूर्नामेंट। इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए आप करंट अफेयर के ईयरली पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। 99 रुपीज में आपके लिए ये बाइलिंगुअल अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश अलग अलग आपको मिल जाएगा। दोनों की ही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्रेजी जिकेट्री के एप्लीकेशन पर भी आपको ये अवेलेबल है। देखिए, क्रेजी जिकेट्री के एप्लीकेशन पर अगर आप 200 से ऊपर का कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो आपको 99 रुपीज का कूपन मिल जाता है, और 99 रुपीज का कूपन आप यहां पर अप्लाई करके जो ईयरली पैकेज है करंट अफेयर का, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही ईयरली करंट अफेयर जो हमारा OSS है, वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक है आपके लिए। ओके, वहां पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट अवेल कीजिए। कोई भी आपको डाउट आता है, हर्डल आता है, हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट से बना पार्क कहां लॉन्च किया जाएगा? वर्ल्ड का पहला, अच्छा, सिरेमिक वेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो चीनी मिट्टी का जो कचरा होता है, देखिए चीनी मिट्टी से प्रोडक्ट बनाए गए, कुछ भी स्टेच्यू बनाया गया या कुछ अदर चीज बनाई गई, और उसके बाद जो वेस्ट बनता है वो है सिरेमिक वेस्ट। तो वर्ल्ड का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क लॉन्च किया जाने वाला है उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। आपको पता है यूपी का जो खुर्जा है ना, वो चीनी कैपिटल कहलाता है, चीनी मिट्टी की कैपिटल कहलाता है, क्योंकि यहां से चीनी मिट्टी के काफी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और ये पूरे देश में इंटरनेशनल लेवल तक फेमस है ये जो जगह है। तो उत्तर प्रदेश के खुर्जा में दुनिया के पहले सेरेमिक वेस्ट चीनी मिट्टी के कचरे से बना हुआ पार्क की शुरुआत की जाने वाली है। ठीक है ना, अभी ये बनकर तैयार हो चुका है। सितंबर के एंड में, इसी साल जो सितंबर है, इसी मंथ के एंड में इसे लॉन्च किया जाएगा। तो पार्क का नाम रखा गया है अनोखी दुनिया, क्योंकि चीनी मिट्टी के वेस्ट से इसे बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का खुर्जा सेरेमिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर जो पार्क बनाया गया सेरेमिक वेस्ट से, वो 2 एकड़ में फैला हुआ है। टोटल इसकी कॉस्ट आई है 5,86,00,000 रुपए, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत इस पार्क को बनाया गया है। खुर्जा, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपी की सेरेमिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो पूरी दुनिया का पहला सेरेमिक वेस्ट से पार्क बनाया गया कहां पर? उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। यूपी के अदर इसी करंट अफेयर जो हमने पहले डिस्कस किए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं, नजर डाल लेते हैं। इंडिया का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट कहां लॉन्च किया गया? तो इसे भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया गया। इसके अलावा यूपी के चीफ सेक्रेटरी बनाए गए थे कुछ समय पहले शशि प्रकाश गोयल। यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जो एक कानिमपुर विलेज है, यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। यह यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका इनॉग्रेशन यूपी के CM के द्वारा किया गया था। आगे 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? 17 सितंबर को एक जन अभियान है, एक कैंपेन है,
स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन, इसको लॉन्च किया जाएगा भारत के पीएम के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। 17 सितंबर को यह शुरू होगा और 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, गांधी जयंती तक। 17 तारीख को जो एक जन्म दिवस है ना, बर्थडे है भारत के पीएम का, नरेंद्र मोदी का, तो 17 सितंबर को इनके जन्मदिन के रूप में शुरू किया जाएगा 2 अक्टूबर को 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर यह खत्म होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरा एक नेशन वाइड हेल्थ कैंपेन की तरह इसको रन किया जाएगा। भारत में महिला और बच्चों की हेल्थ को बेहतर करने के लिए लाया गया है। इसके तहत भारत में अलग अलग जगह पर कैंपेन आयोजित किए जाएंगे। 75,000 हेल्थ कैंप्स आयोजित किए जाएंगे। कैंप्स में जितनी भी महिलाएं और बच्चे हैं उनकी हेल्थ की जांच की जाएगी, उपचार किया जाएगा, जो मेडिसिन चाहिए, जो भी उनको बीमारी है, डिसीज है, उससे संबंधित मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से भारत के एक तो जगह जगह पर कैंपेन लगाए जाएंगे, आंगनवाड़ी केंद्रों में भी एक पोषण माह मनाया जाएगा, ताकि बच्चों को जो न्यूट्रिशन दिया जाता है, जो पोषण दिया जाता है, उसकी भी जांच की जा सके और उन्हें अच्छा जो पोषण है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो इस तरीके से एक पूरा कैंपेन चलाया जाने वाला है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, जिसका नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। ठीक है, तो इनॉग्रेशन कौन करेगा? इसका इनॉग्रेशन या इसे लॉन्च किया जाएगा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। 28वीं एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? 28th एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजन किया जाने वाला है ओडिशा के भुवनेश्वर में। ठीक है, 28वीं एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप है। देखिए, हर बार क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल प्रतियोगिता भी होती है, लेकिन इस बार केवल इसमें टीम इवेंट्स का ही आयोजन किया जाने वाला है। 11 अक्टूबर को शुरू होगा, 15 अक्टूबर तक ओडिशा के भुवनेश्वर में 28वें एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। पहला ऐसा एडिशन, 28वां एडिशन है, लेकिन पहला ऐसा एडिशन जिसमें केवल टीम इवेंट आयोजित किए जाएंगे, मेंस टीम इवेंट और विमेंस टीम इवेंट, मतलब जो इंडिविजुअल प्रतियोगिताएं होती है उनका आयोजन नहीं किया जाएगा। तो ये नेक्स्ट मंथ होगा ओडिशा के भुवनेश्वर में। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशिया में होने वाली टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, हर 2 साल में एक बार आयोजित होती है और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। सबसे पहली बार 1972 से यह शुरू हुआ था। एशियन टेबल टेनिस यूनियन पहले इसका आयोजन करवाता था शुरुआत में। ठीक है ना। अब इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन इसका आयोजन करवाता है। तो शुरुआत की गई थी 1972 में। एशियन टेबल टेनिस यूनियन है ना, टेबल टेनिस को गवर्न करने वाली एशियन बॉडी है। 1972 में ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यही 1972 से आयोजित करवा रही है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का। इस बार 2025 में इसका 28th एडिशन आयोजित किया जाने वाला है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, यहां पर एक चीज करेक्ट कीजिएगा, पहले इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता था और अब यह आयोजित किया जाता है एशियन टेबल टेनिस यूनियन के द्वारा। ये एक चीज को करेक्ट कीजिएगा, शायद मैंने उल्टा बोल दिया है। तो पहले इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया जाता था और अब ये जो एशिया में टेबल टेनिस को गवर्न करने वाली बॉडी है एशियन टेबल टेनिस यूनियन, इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, 1972 में एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत की गई थी। 28वां एडिशन कहां होगा? ओडिशा के भुवनेश्वर में। करेक्ट कीजिएगा, तब तक हम चलते हैं आगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 का इनॉग्रेशन कहां किया गया? देखिए, स्पेस सेक्टर पर चर्चा करना, स्पेस सेक्टर को, अंतरिक्ष सेक्टर को बढ़ावा देना इंडिया में, इस पर चर्चा करना डेलीगेशन ग्रुप के माध्यम से, जो साइंटिस्ट है उनके माध्यम से, यह उद्देश्य है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस को आयोजित किए जाने का।
ठीक है, ताकि अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे जो भी हर्डल्स हैं हम उन पर चर्चा कर सके, कैसे हम अंतरिक्ष सेक्टर में उन्नति कर सकते हैं, है ना, अंतरिक्ष जो हमारे जो स्पेस प्रोग्राम है हम उनको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस है इसका आयोजन किया गया था कर्नाटक के बेंगलुरु में, दक्षिण भारत में कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया था। अगर हम जितेंद्र सिंह की बात करते हैं तो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस है वर्तमान में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो वैसे ये इनॉग्रेशन 8 तारीख को हुआ था, 8-9 सितंबर को यह आयोजित किया गया था। 2 दिवसीय एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। जैसा कि उद्देश्य मैंने आपको बताया, स्पेस सेक्टर पर चर्चा करना और इसके लिए इंटरनेशनल सपोर्ट को बढ़ावा देना। ठीक है, आयोजन स्पेशली कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा और इसके अलावा इसरो, इन स्पेस और कुछ और संस्थाएं भी इसके आयोजन में शामिल थी। 500 से ज्यादा इंडियन और फॉरेन डेलीगेट्स, स्टार्टअप लीडर्स इन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया है ताकि स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को भी बढ़ावा दिया जा सके। वैसे देखिए, कॉन्फ्रेंस की थीम तो नहीं पूछी जाती है, मैंने आपको यहां पर मेंशन कर दी है, हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस, इनोवेशन, पॉलिसी एंड ग्रोथ, ये थीम रखी गई है। थीम आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस कहां हुई है तो आपको ये याद रखना चाहिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। सबसे मेन संस्था थी भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। 1895 में स्थापना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर और राजीव मेमानी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। आगे चलिए, आईएमडी द्वारा मिशन मौसम के तहत 4 नए रडार इंस्टॉल किए जाएंगे। मिशन मौसम कब लॉन्च किया गया था? देखिए, आईएमडी के द्वारा मिशन मौसम के तहत 4 नए रडार इंस्टॉल किए जाने वाले हैं जम्मू कश्मीर रीजन में। मिशन मौसम की बात करें तो इसे इंडिया में इसी साल लागू किया गया था, शुरुआत में लॉन्च किया गया था 14 जनवरी 2025 को। अब आप सोचेंगे ये 4 रडार जम्मू कश्मीर में क्यों स्थापित किए जाने वाले हैं, क्यों लगाए जाने वाले हैं? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसकी घोषणा की है, आईएमडी ने। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर और उत्तर भारत के रीजन में काफी नेचुरल डिजास्टर देखने को मिले, स्पेशली जम्मू कश्मीर का जो रीजन है ना, वहां पर हालांकि पहले से 3 ऑपरेशनल रडार हैं, 3 रडार पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन अब 4 और लगाए जाएंगे। किस मिशन के तहत? मिशन मौसम के तहत। और इससे 7 रडार काम करेंगे अब जम्मू कश्मीर में, ताकि जम्मू कश्मीर के आसपास के एरिया में जो बार बार नेचुरल डिजास्टर आते हैं उनके कारणों को डिटेक्ट किया जा सके। ठीक है, पहले से ही प्रिडिक्शन लगाया जा सके डिजास्टर का, ताकि जो भी जनहानि या धन हानि होती है उनको रोका जा सके। अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप किया जा सके। वेदर फोरकास्ट के लिए इन 4 नए रडार को जम्मू कश्मीर में लगा रहा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, किस मिशन के तहत? मिशन मौसम के तहत। इसी साल इसे 14 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था, जब आईएमडी का 150वां फाउंडेशन डे था। उद्देश्य भी यही है, भारत में वेदर और क्लाइमेट के जो सिस्टम, जो भी सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वेदर के प्रिडिक्शन के लिए, क्लाइमेट के प्रिडिक्शन के लिए, उसको और ज्यादा मॉडर्न बनाना, उसमें और ज्यादा टेक्नोलॉजीज का यूज करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बेटर बनाना, ताकि जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं उनको किसी तरीके से, उनसे जो भी हानि होती है उनको कम किया जा सके। तो ये मिशन मौसम है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा 14 जनवरी 2025 को इसे लॉन्च किया गया था और इसके तहत 4 रडार इंस्टॉल किए जाएंगे जम्मू कश्मीर रीजन में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत में मौसम विज्ञान के लिए सबसे बड़ी एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत काम करती है। अंग्रेजों के शासनकाल में 1875 में इसका स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, मृत्युंजय मोहापात्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर हैं। चर्चित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये देखने को मिलेगा भारत के असम राज्य में। एक तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है और भारत का एक वर्ल्ड हेरिटेज जो
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी इसको शामिल किया जा चुका है, काजीरंगा नेशनल पार्क। अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क में वल्चर कंजर्वेशन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है और इसके तहत काजीरंगा नेशनल पार्क में 35 वल्चर्स को लाकर छोड़ा जाएगा। गिद्ध जो होते हैं तो 35 गिद्धों को लाकर यहां पर छोड़ा जाएगा। अच्छा, ये 35 गिद्ध कहां से लाई जाएंगे? तो एक सेंट्रल जू अथॉरिटी और अन्य एजेंसीज की मदद से 8 वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स जो कि इंडिया में चल रहे हैं, इन सेंटर में अभी वर्तमान में पूरे इंडिया में 800 वल्चर है, 800 गिद्धे। इनमें से 35 गिद्धों को 30 व्हाइट रम्ड वल्चर होंगे और 5 अलग प्रजाति के, ऐसे 35 गिद्धों को काजीरंगा के फॉरेस्ट में छोड़ा जाएगा ताकि इनका कंजर्वेशन किया जा सके, इनकी जो जनसंख्या है वल्चर्स की उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए बहुत ही जरूरी है। वल्चर अगर हम देखें बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही जरूरी, पहले बहुत थे इंडिया में, लेकिन देखिए क्या होता है कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव वाले हैं वो क्या करते हैं कि जो मवेशी मर जाते हैं ना उनको गांव के बाहर एक जगह पर फेंक देते हैं, जो एक एरिया डिसाइड कर लेते हैं और वहां पर फेंकी आते हैं गांव के बाहर। अभी जो वल्चर्स होते हैं ना उन मरे हुए मवेशियों को खाकर डिसीज को फैलने से, बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। 1990 तक तो इनकी संख्या बहुत थी, लेकिन उसके बाद वल्चर की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा गिरावट आई और इसके लिए एक दवाई जिम्मेदार है जो कि मवेशियों को दी जाती है उनमें बीमारी रोकने के लिए, डिक्लोफेनाक। ये डिक्लोफेनाक एक्चुअल में मवेशियों के लिए तो ठीक है कि उनमें बीमारियों की रोकथाम करती है, लेकिन जब वो मवेशी मर जाते हैं और जब गिद्ध उनको खाते हैं ना तो ये डिक्लोफेनाक उन गिद्धों के लिए पॉइजन की तरह काम करता है, जहर की तरह। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया में गिद्ध खत्म होते जा रहे हैं। IUCN के द्वारा इनको क्रिटिकल इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, जो इंडिया के गिद्ध लगभग समाप्ति की ओर। ठीक है, तो अब इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में वल्चर कंजर्वेशन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में घोषित किया गया था। 1974 में यह नेशनल पार्क घोषित किया गया था, हालांकि स्थापना इसकी 1905 में हो चुकी थी, लेकिन नेशनल पार्क बना 1974 और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना 1985 में। असम राज्य में स्थित है, 1090 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 1090 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जपाट 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो जपाट 2025 एक बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। काफी सारे देशों ने इस सैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट किया। इसका आयोजन सोवियत यूनियन करवाता है, रशिया, इसीलिए इसका आयोजन भी रूस के निजनी नाम की जगह पर या शहर में किया गया। रशिया के निजनी में आयोजित किया गया जपाट नाम का एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास, मल्टीलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। 10 तारीख को यह शुरू हुई, आज शुरू होगी और 16 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा रशिया में, क्योंकि रशिया इसका आयोजन कराता तो आंसर हो गया रूस का निजनी नाम का शहर, जहां पर आयोजित किया जाएगा। यहां पर इनका एक ट्रेनिंग सेंटर है, मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड आर्मी का, यहां पर आयोजित किया जाएगा। वैसे आपको पता है एक्सरसाइज को रशिया और बेलारूस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शुरुआत इसकी सोवियत यूनियन ने की थी, अभी इसका आयोजन रशिया और बेलारूस के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। एक्सरसाइज में 20 से ज्यादा देश यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंडिया के 65 सोल्जर यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आपसी सहयोग को, मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ावा देना मल्टीलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जपाट को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। सोवियत यूनियन ने सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 1977 में की थी। इंटरेस्टिंग यह है कि 4 साल में एक बार ही आयोजित होती, मतलब इसके पहले 2021 में आयोजित की गई थी और अब 2025 में आयोजित किया जा रहा है, तो बहुत ही रेयर आयोजित होती है, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। जपाट बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? सोवियत यूनियन के द्वारा। ठीक है, कहां पर आयोजित किया गया 2025 में, क्वेश्चन ऐसा आ जाए, या किया कहां पर जा रहा है, तो ये रशिया में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो 10 सितंबर के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए।
एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को समझा, इंटरेस्टिंग थे सारे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं लास्ट डे के जो करंट अफेयर है उनके रिवीजन पर। फटाफट एमसीक्यूज देख लेते हैं। 2025 में यूएस ओपन में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता। 82 वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ओरिजोंटी कैटेगरी, इसको सही कर लेना, ये ओरिजोंटी कैटेगरी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किस भारतीय फिल्म मेकर ने जीता है? ओरिजोंटी कैटेगरी, तो ये जीता है अनुपर्णा रॉय ने। ठीक है। हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल भारत ने किस टीम को हराकर जीता? तो ये हमने साउथ कोरिया को हराकर जीता है। जनजाति कार्य मंत्रालय ने अगले जनगणना में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों पीवीटीजीस की अलग से गणना करने की बात कही है। भारत में कुल कितनी पीवीटीजीस हैं? तो ये हैं 75। गुयाना के नए प्रेसिडेंट पुनः कौन निर्वाचित हुए? तो ये हुए हैं इरफान अली। चर्चित टाइफून तपह किस महासागर में आया? तो ये आया साउथ चाइना सी में। विश्व की पहली एमआरएनए आधारित कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स किस देश के द्वारा विकसित की गई? तो इसे विकसित किया है रशिया ने। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यह मनाया जाता है 10 सितंबर को। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का इनॉग्रेशन कहां किया गया? हरियाणा के सोहना में। और लास्ट क्वेश्चन था, भारत का पहला इंटीग्रेटेड हिट और कूलिंग एक्शन प्लान कहां लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया ओडिशा के भुवनेश्वर में। ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, हमारा रिवाइज हो गया कल का करंट अफेयर। अब क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन क्या था? यूपीआई को भारत में किस संगठन के द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रबंधित किया जाता है और इसके द्वारा विकसित किया गया। 2025 में किसे बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को संयुक्त रूप से दिया गया। और व्यक्तिगत श्रेणी में भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड जीता था अभिनव बिंद्रा ने। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल के समय लागू की गई थी? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? हड़प नीति को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो हड़प नीति किस गवर्नर जनरल के समय लागू की गई थी? सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? और यंग इंडिया किसका समाचार पत्र था? ओके, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।